नमस्कार, हमारे विशेष कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। शख्सियत में इस बार हमारे साथ हैं कांग्रेस के कदावर नेता और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष हर्ष महाजन। मां साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत। डॉक्टर साहब, मां साहब, आप का ताल्लुक एक राजनीतिक परिवार से है। आपके पिता स्वर्गीय देशराज महाजन जी कई मरतबा कैबिनेट मिनिस्टर रहे, विधानसभा अध्यक्ष रहे। आपका ताल्लुक चंबा ज़िले से है जी। आप भी लगातार 3 चुनाव जीते, कैबिनेट मंत्री भी रहे, लेकिन एकाएक ऐसा फैसला कर दिया कि पार्टी आपको टिकट दे रही थी और आपने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। जी। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को आपने एक तरफ रख दिया जी। लेकिन राजनीति में सक्रिय थे और आज भी सक्रिय हैं। ये सब बातें करेंगे और क्यों आपने चुनाव नहीं लड़ा और आगे क्या आपका इरादा है, ये बातें होती रहेंगी। लेकिन कुछ बैंक की बात कर लेते हैं पहले। जी। राज्य सहकारी बैंक अग्रणी बैंक है जी। कितना कारोबार अब इसका हो गया है? डॉक्टर साहब, आप जानते हैं कि ये एपेक्स बैंक है स्टेट का जी। और हमारा आज जो कारोबार है वो बढ़ के एक रिकॉर्ड सीमा क्रॉस की है इसने, और 12,500 करोड़। और जब आपने टेक ओवर किया था उस टाइम 7,000 करोड़ के करीब था, और आज 12,500 करोड़ से अधिक बिजनेस जो है ओवरऑल हम कर रहे हैं, जिसमें बिजनेस में डिपॉजिट आ जाता है अलग। तो डिपॉजिट हम 8,000 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। डिपॉजिट का मतलब है कि ग्राहक को हमारे पे कितना विश्वास है और कितना अच्छा हम उससे व्यवहार कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, या बैंक की रेटिंग किस हिसाब से है, उसका एक आईना दिखता है। और लोनिंग जो बैंक के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो भी हमारा जो अब CD रेशियो है, और जिसको एक पैमाना माना जाता है बैंकिंग सेक्टर में, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, वो भी हम 52% पे पहुंच गए हैं, जो आम 50% एक पैमाना लिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो जो मेरे टाइम जब मैंने ज्वाइन किया तो ऑलमोस्ट 36% था, अब वो बढ़ के 52% के करीब हो गया है। तो इन दोनों को मिला के जो बिजनेस गिनी जाती है बैंक की, वो 12,500 करोड़ से हम पार कर चुके हैं। वर्तमान में कितनी ब्रांचेस हैं वहाँ साहब? अभी 218 ब्रांचेस हैं। कुछ और भी ऐड कर रहे हैं? हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, बहुत ही खुशी की बात है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में हमें 25 ब्रांचें नहीं खोलने की इजाज़त आई है, क्योंकि हमारा जो परफॉर्मेंस है बैंक का, वो पिछले साल बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक इन इंडिया, उसका फर्स्ट प्राइज़ हमें मिला है। लोग कमर्शियल बैंक्स की तरफ भागते हैं जी। ऐसा क्या आप कर रहे हैं कि अब आपकी तरफ भी आकर्षित होने लगे? देखिए, कमर्शियल बैंक का जो एक दायित्व है, वैसे हम भी शेड्यूल बैंक लास्ट ईयर मिला हमें भी, जो एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है किसी कोऑपरेटिव बैंक के लिए। दैट मीन्स कि भाई हम जितने भी बैंक्स हैं PSU सेक्टर में, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक या कुछ ऐसे था, अब हम उसके बराबर बैंक का एक दर्जा, एक स्टेट के बैंक को इतना उपलब्धि मिलना, ये आप अपनी उपलब्धि मानते हैं? बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की भी और हमारी भी। वैसे तो मानसिक होता ये है जी कि पॉलिटिशियंस बनते हैं बैंक्स के। जी जी। आप भी पॉलिटिशियन हैं, चेयरमैन बनते हैं, 5 साल काटते हैं, चला जाता, दूसरी सरकार आ जाती है जी, या बीच में कोई और गड़बड़ हो गया तो और आ गया। तो आपने इसको एक पॉलिटिशियन के नाते नहीं लिया, कॉर्पोरेट के नाते लिया? और किस तरह से? मैं डॉक्टर साहब, आप बहुत सालों से जानते हैं, मैं मिनिस्टर भी रहा, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी रहा। मेरा और नज़रिया जो था, पब्लिक सेवा, पब्लिक वॉइस और पब्लिक का नुमाइंदा होने की वजह से जो ब्यूरोक्रेटिक या एक लाइन होती है, वो तब तक सफल नहीं हो सकती अगर पब्लिक का नुमाइंदा उसमें आके उसको पब्लिक के हिसाब से अपना नज़रिया दे के उसको ठीक ना करे। अक्सर तो ऐसे होता है ना, आए और चले गए। नहीं, मैंने हमेशा पॉलिटिक्स की ऊपर वाले के आशीर्वाद से और राजा वीरभद्र सिंह जी के आशीर्वाद से मैं जिस भी सेक्टर में रहा, चाहे वो पॉलिटिक्स है चाहे नॉन पॉलिटिक्स है, मैंने कुछ ना कुछ करने की ठानी
और वो पूरी की कमर्शियल बैंक्स, नेशनलाइज्ड कामयाब बैंक्स, हो सकता है। इनसे compete करना है। जी 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 तो आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे। जी जी जी। तो क्या क्या वो चीज़ें रही, क्या क्या वो बातें रही? देखिए, जब मैंने टेक ओवर किया तो सबसे पहले उस टाइम हमने CBS सिस्टम, सेंट्रल कंप्यूटराइजेशन की सारी, और उसमें कदम उठाए। उसमें जो हमने टेक्नोलॉजी यूज़ की वो इस वक्त वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी है। वो कोई भी SBI या किसी के बराबर ही नहीं, बल्कि उसके बेहतर है। शायद जो हमारा डाटा सेंटर हमने लगाया, जिससे सिक्योरिटी, हमारी वर्किंग ऑफ ब्रांचेस, हमारा जो ऑनलाइन है चीज़ें, सारी चीज़ें ऑनलाइन ही ATMs नहीं, भी आपने? A to Z सारा कुछ ऑनलाइन हो गया। ATM विस्तार भी किए, और हमने सारी चीज़ जो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी लगा के उसको बराबर की। जो एक हमारा स्टेट में रिस्ट्रिक्शन जो थी कि हम स्टेट के बाहर तो काम कर नहीं सकते, बिल्कुल लेकिन स्टेट में ही, जैसे डोडरा कुवार में हमारी ब्रांच है, रिमोटेस्ट या एरिया। बंजराड़ू में है, या भरमौर में है, या होली में है, या हरिपुर धार है, तो वहाँ जहाँ और कमर्शियल बैंक से वहाँ नहीं गए, वहाँ हम गए। और हमने जो अपना मीडिया था इनका पूरा IT का, उसको स्ट्रॉन्ग किया, कनेक्टिविटी भी डबल की। आज आप पूरी तरह से जी। मॉडर्नाइज्ड हो चुके हैं। हम मॉडर्नाइज हो चुके हैं, और मैं बड़ी खुशी से आपको बताना चाहूँगा कि एक ही लास्ट एक कदम रह गया था कि जो RTGS नेफ्ट हम और बैंकों के थ्रू सुविधा प्रदान कराते थे अपने कस्टमर्स को, वो भी हाल ही में हमें RBI ने उसका डायरेक्ट सैंक्शन दे दी। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ। महान साहब के साथ बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, जहाँ हम बात करेंगे थोड़ी बहुत बैंक के बारे में भी, और क्योंकि ये सियासतदान है और मंजे हुए सियासतदान हैं, तो सियासत की बातें भी होती रहेंगी। हम यूँ गए और यूँ लौटे। वीर सिंह जी तो अपने केसेस को सुलझाने में लगे हैं। जो अब के केसेस चले हैं, ये भी आपने देखना, पॉलिटिकल मोटिवेटेड। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाँ साहब, जी बैंक की काबिलियत NPA को लेकर भी जानी जाती है। जी जी। क्या स्थिति है आपके बैंक की? NPA तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है किसी भी बैंक के लिए। आपको जान के खुशी होगी कि जब मैंने टेक ओवर किया तो 11% से 11.5% से ऊपर हमारा NPA था, और हमने आते ही पहले स्ट्रेटजी अडॉप्ट की, जिसकी वजह से हमें शेड्यूल स्टेटस मिला, जिसकी वजह से नाबार्ड ने A रेटिंग दी। तो आज की डेट में जो हमने रिकवरीज़ की एक स्ट्रेटजी बनाई थी वो कामयाब हुई, और अब हमारा जो ग्रॉस NPA है वो 6.2 पे है, और जो नेट NPA है वो 3.2 पे है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि, जहां आज राष्ट्र में NPA बैंकों के बढ़ रहे हैं, PSUs के, वो आपने हाल ही में देखा होगा। हमारा एक ऐसा बैंक है जिसमें NPAs बहुत रिड्यूस ही किए, और हमारी स्ट्रेटजी आगे चल रही है। बट वी हैव कंप्लीटेड ऑल दी नेशनल पैरामीटर्स। ग्राहक है तभी बैंक है। जी उनको ऋण आसानी से मिले, जी। क्या सुविधाएं हैं आपके पास? सबसे बड़ी बात है डॉक्टर साहब कि हमारा बैंक की शाखाएं जो ऐसी जगह पे हैं, जैसे रूडरा कबार है, बंजराड़ू है, सलूनी है, हरिपुर धार है, और इंटीरियर जितने भी मंडी डिस्ट्रिक्ट हैं, जी। तो वहाँ जो हमारी पहले तो बैंक की शाखाएं वहाँ स्थापित है। फिर हमारा जो बैंकिंग का पोर्टफोलियो है वो ज़्यादा आधारित किसान पे है, गरीब आदमी पे है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे है। ये कोऑपरेटिव बैंक का एक दायित्व है, और हमारा एक लोन का मैनुअल बनाया मैंने आने के बाद। वो लोन का जो मैनुअल है वो आज हर कंप्यूटर पे अवेलेबल है बैंक के। तो एक सबसे बड़ी विश्वास की बात है कि जो हमारा स्टाफ सारा लोकल है, हिमाचल का है, तो उनका जो विश्वास हमारे लोकल लोगों के साथ है, वो विश्वास ये है कि दूसरे बैंक के कौन कैसे ट्रीट करता है, कैसे करता है, यहाँ तो नज़र की भी शर्म है। तो हमने जो लोनिंग पोर्टफोलियो अपना बढ़ाया, जब मैं आया था मैंने बताया आपको 36% था, आज लोनिंग पोर्टफोलियो 52% है। चाहे वो पर्सनल लोन्स हैं, किसान क्रेडिट लोन है, हाउस लोन है, एग्रीकल्चर के लोन है, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम हमने आके शुरू की,
जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सब्सिडीज़ मिलती हैं। तो ये सारा लोन पोर्टफोलियो जो बड़ा है, ये विश्वास की वजह से बड़ा है, हमारा फ्रेंडली नेचर। इस साल भी जो हमारी थीम है बैंक में, वो सबसे ज़्यादा अहमियत अब हम लोनिंग को ही दे रहे हैं। ये तो बात हो गई आपके बैंक की। जी हम कुछ बात करते हैं सियासत की। जी जी 3.5 साल से ऊपर समय हो गया जी। है प्रदेश में कांग्रेस सरकार का। जी। क्या लगता है आपको आगे क्या होने वाला है, और 3.5 साल की क्या उपलब्धियां हैं, क्या लेकर डॉक्टर साहब, आप लोगों के बीच में जाएंगे? मैं पिछले 40 साल से अधिक राजनीति में बहुत एक्टिव हूँ, चाहे स्टेट का प्रेसिडेंट रहा यूथ कांग्रेस का, चाहे एमएलए रहा, मिनिस्टर रहा, चाहे ऑर्गेनाइजेशन में कई पद मेरे पास रहे, जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट के। अभी आज भी आप भी वाइस मैं वाइस प्रेसिडेंट हैं। प्रेसिडेंट हूँ स्टेट का। मैं आपको एक चीज़ बता नहीं, सकता 10 साल हूँ। आपने यूथ कांग्रेस का कोई और प्रधान ही नहीं बनने दी क्या? नहीं, वो तो अलग बात है, पर हमने अपना दायित्व निभाया। इस टर्म में, राजा वीरभद्र सिंह जी की टर्म में, जो एक गति मैं देख रहा हूँ, तीव्र गति, ये मैंने शायद आज तक किसी टर्म में नहीं देखी। आज नौकरियों का पिटारा खुला हुआ है, कॉलेज 30 से अधिक हम आके, इसके पहले भी वीरभद्र सिंह के दिए हुए कॉलेज है। आज जो इस टर्म में 3 साल में जो 30 न्यू कॉलेजेस मिले तो हैं, शिक्षक नहीं होते ना? नहीं, वो आज आपको पता है 7,000 से ऊपर भर्ती हो रही है सर्विस कमीशन में। आज कोई दिन ऐसा नहीं है, मैं तो पब्लिक डीलिंग में भी हूँ, कि कोई ये नहीं कह रहा कि आज वोकेशनल ट्रेनिंग के इंटरव्यू आए, आज पीजीटी के आए, आज टीजीटी के आए। हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, डॉक्टर्स नहीं। डॉक्टर साहब, पिछले 3 साल में पैरामेडिकल स्टाफ 800 नहीं। नई भर्ती हुई है डॉक्टर्स की, और आज की डेट में भी वॉक इन इंटरव्यू है। आज की डेट कहा जाता है कि वीर सिंह जो हैं वो इंस्टीट्यूशंस तो खोलते हैं बहुत जी, चाहे वो हेल्थ के हों, चाहे एजुकेशन जी, के हों, जी। चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री के हों, कोई भी हो, लेकिन स्टाफ नहीं होता, तो उसका फायदा क्या है? डॉक्टर साहब, हर चीज़ को थोड़ा टाइम लगता है। वीरभद्र सिंह जी का एक्सपीरियंस पॉलिटिकल लाइफ में या एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ में कोई मैच नहीं कर सकता। आज 80 के क्रॉस करने के बाद भी, 81 क्रॉस करने के बाद भी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पकड़ उनकी है, वो शायद किसी चीफ मिनिस्टर की नहीं होगी। तो जितने इंस्टीट्यूशन हुए हैं, ये सरकार निश्चित करती है कि हर अगले कैबिनेट मीटिंग में जो इंस्टीट्यूशन अनाउंस होंगे, साथ में उनकी पोस्टें होंगी। यह कहने वालों की आज- भी कमी नहीं कि वीर सिंह जी तो अपने केसेस को सुलझाने में लगे हैं। देखिए जी, केसेस तो उनके ऊपर हर दफ़ा बने। पहली दफ़ा चार्जशीट बनवा दी सीबीआई की, वो उसी टाइम ड्रॉप हुई। दूसरी दफ़ा सीडी केस बनवा दिया, कोई कत्था केस बनवा दिया। तो वीरभद्र सिंह जी के लिए नई चीज़ नहीं है, ये भी एक राजनीतिक खेल में एक खेल है। तो जो अब के केसेस चले हैं, ये भी आपने देखना, पॉलिटिकल मोटिवेटेड। 55 इयर्स का एक्सपीरियंस, 55 इयर्स पब्लिक लाइफ में, राजा महाराजाओं के खानदान में पैदा हुए, और अब उस पर 5 करोड़ का केस बना के चले। अगर एक ही केस इनकम टैक्स का आप 4 जगह खोल दो, ईडी भी उसी को करे, सीबीआई भी उसी को करे, तो ये जो प्रथा देश में बीजेपी सरकार ने चलाई है, कौन सा उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पी चिदम्बरम, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं छोड़ा, हरीश रावत से करके, वो विश्वास रखते हैं न्याय में, वो न्यायपालिका में, और वो आपको उनको फैसला मिलेगा ही मिलेगा, और वो और स्ट्रांग होके इससे इमर्ज करेंगे। यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद महान साहब से जानेंगे हिमाचल में जो पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा हो रही है। एक सरकार आती है, वो पहले वाली पे कुछ करती है, दूसरी आती तो वो भी करती है। जानेंगे अभी। यूं गए यूं लौटे। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है, शांति प्रिय राज्य है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा की बातें होती हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। मान साहब जी, हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है, शांति प्रिय राज्य है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा की बातें होती हैं। जी जी जी, ये डॉक्टर साहब, ये दुर्भाग्य है इस चीज़ का। अब शुरुआत तो आपको पता है भाई, ये 98 में शुरू हुई, जब वीरभद्र सिंह जी पे केसेस बने। उसके बाद कुछ ऐसा चलता रहा, पर बात ऐसे है, अभी कुछ सच्चाई भी होनी चाहिए किसी चीज़ में। अगर वीरभद्र सिंह जी ने कोई HPCA पे कुछ प्रश्न उठाए, और आप जानते हैं प्रश्न नहीं उठाया, केस रजिस्टर किए। केस रजिस्टर भी हुए,
धूमल साहब पर भी हुए, हाँ। अनुराग ठाकुर पर भी हुए जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। अब ये सारा ट्रायल के ऊपर है, ट्रायल में क्या आता है क्या नहीं आता। वीरभद्र सिंह जी ने भी हर दफ़ा ट्रायल फेस की और कोर्ट में उनको हमेशा इंसाफ मिला। तो अगर ऐसी कोई चीज़ आ रही है सामने जिसमें कुछ अनियमितताएं पाई गई तो कोर्ट इज़ द फाइनल वर्डिक्ट, किसी को क्या घबराने की ज़रूरत है। पर ये जो सिस्टम है वेंडेटा का, मैं इसको व्यक्तिगत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। जो लड़ाई हो रही है ये बीजेपी और कांग्रेस में है या वीरभद्र सिंह और प्रेम कुमार धूमल? देखिए, ये गवर्नमेंट की अनियमितताओं के ऊपर लड़ाई हुई है कि भाई सोसाइटी से वो कंपनी बन गई, कंपनी से ये बन गया, या लीज में कोई त्रुटियां पाएगी, ऐसा पड़ा। अनुराग ठाकुर बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं, जी, अच्छी जी। बात नहीं, प्रदेश का लड़का कोई बना। बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि भाई अनुराग ठाकुर जी ने ऐसा मुकाम हासिल किया है, ये हिमाचल के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन हर किसी पद ग्रहण करने के लिए, हर किसी जगह पहुंचने के लिए ये जो पॉलिटिक्स जो जब ये अनियमितताओं पे आ जाए तो वो तो अब आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट क्रिकेट बोर्ड के ऊपर क्या क्या शर्तें लगाई हैं या क्या फैसले दिए हैं। तो वहाँ भी कुछ ऐसी चीज़ें पाई गई जो पिछले टेन्योर में हुई। तो क्लैरिटी तो होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है। हिमाचल के स्पोर्ट्स बिल को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, स्पोर्ट्स बिल में है क्या, वो वही है जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है। जो सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है, फाइनल, पूरा फाइनल कर दिया है कि ऐसे होगा और यूं होगा। एक्चुअली स्पोर्ट्स बिल तो वही है। यही बिल राजस्थान में है, तो राजस्थान में बीजेपी सरकार में ये बिल है, तो हिमाचल में इसको बनने की क्या ज़रूरत है। ये बिल की तो अहमियत ख़त्म हो जाएगी जिस दिन वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट हो जाएगा, और वो होगा ही, अब निश्चित तौर पे होगा। चलिए आपकी पार्टी की बात कर लेते हैं। जी जी जी। प्रदेश में क्या स्थिति है? पार्टी की स्थिति हमारी अच्छी है। हमारा तालमेल जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, वीरभद्र सिंह जी का, कौल सिंह जी का, ये मीडिया में तो आप जानते ही हैं, हर लोग कहते हैं कि स्प्लिंटर ग्रुप छा जाती है, कोई ये कर देती है। कुछ कहते हैं, वीरभद्र मैं कुछ तो कहते हैं। कौन सी ऐसी कैबिनेट मीटिंग है जिसमें जो जिसका नाम लिया जाता है, चाहे कौल सिंह जी का नाम लिया जाए, बाली जी का नाम लिया जाए, हर दफ़ा एक सॉलिडेरिटी की मीटिंग होती है, हर दफ़ा हर आदमी बोलता है, फिर भी बीच में वो चीज़ें आ जाती हैं। आशा कुमारी जी आजकल थकती नहीं बोलते हुए कि 7वीं दफ़ा चीफ मिनिस्टर वीरभद्र सिंह जी बनेंगे, हर दूसरे दिन बोलती हैं। तो वो स्प्लिंटर ग्रुप तो मैं समझता हूँ कुछ काफ़ी हद तक मीडिया की, बाकी अपने जो साथ लोग जुड़े हुए हैं उनको प्रोटेक्शन के लिए हर आदमी करता है। तो इस वक्त मैं आपको, क्योंकि मैं पार्टी में भी एक जिम्मेदार पोजीशन रखता हूँ, मेरी ख्याल से यही चीज़ें आज की डेट में जितनी कांग्रेस एकजुटता है ये आज तक कभी नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी का हाल आप देख रहे हैं, आतंकवाद कहाँ कहाँ फैला है। जम्मू कश्मीर में, असम में आपकी सरकार उखाड़ दी भाजपा ने। नहीं, आप देखिए ना कि आप 5 स्टेटों का लो, केरला में क्या हुआ भाजपा को, तमिलनाडु में क्या हुआ, आपका मिजोरम में क्या हुआ। हाँ, हमारी सरकार, जो हमारा गठबंधन था वहाँ, वो जो मुस्लिम पार्टी अलग बनी वहाँ, उससे हमारा गठबंधन टूटा। तमिलनाडु में तो और उस वजह से हमारी वोटिंग की जो है वो, हम तो डॉक्टर साहब हम बड़े रियलिस्टिक लोग हैं कांग्रेस में। हम जो चीज़ है वो मानते हैं, जो नहीं है वो नहीं है। जहाँ हमारी कमज़ोरी है, सही बात है, आज कांग्रेस का देश में जो हमारा एक गिराव आया था वो इसलिए हमारा वोट बैंक सब जगह बंट गया, रीजनल पार्टीज हावी होगी। भाजपा ने एक स्टेट क्या जीती है असम, वो ऐसे सोच रहे हैं पता नहीं हमने पूरे इंडिया कामयाब कर रही है। वो आपका बिहार हारे, वो वेस्ट बंगाल हारे, तमिलनाडु हारे, केरला हारे, कौन सी स्टेट है, मिजोरम हारे। दलित आपसे छिटक गए, माइनॉरिटीज आपसे छिटक गई। दलित का जो आज हाल हो रहा है ना, ओबीसी आपसे छिटक गए, कहां बचा? क्या बचा का जो आज भाजपा के राज में हाल हो रहा है, जो नंगे करके पीटे जा रहे हैं, या दलितों के स्टूडेंट्स आज खुदकुशी कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? ये इस कंट्री में ऐसा माहौल था कभी? ना कभी जातिवाद था, ना कभी ऐसा हाल हुआ। और हमारा एक हिंदू धर्म का कर्तव्य था कि हम संरक्षण देते थे सबको। आज तो हिंदू धर्म ही बदल गया। J&K में जो आज हालात हो रहे हैं, कांग्रेस, पाकिस्तान के फ्लैग्स जो आज शरेआम मुल्क में कई जगह लहराए जा रहे हैं, कांग्रेस के टाइम कभी हुआ? आज PDP के से जो एक ऐसी पार्टी है जो मिलिटेंट्स के साथ मिली हुई है, उसके साथ गठबंधन कर लिया। आप अपनी पार्टी की बात करिए, आप बताइए कि कांग्रेस केंद्र में बाउंस बैक करेगी? बिल्कुल करेगी। मैं आपको बता दूं,
ये भाजपा का ही नेगेटिव वोट पड़ेगा हमें। और जो हमारी पॉलिसीज एक सर्वधर्म की हैं, एक हमारे नेशनल इंटीग्रेशन की है, आज देश की एक तरफ अखंडता पे पूरा एक बादल फट रहा है। जिस तरह हर प्रदेश में ऐसा कोई ना कोई घटना हो रही है। हरियाणा में क्या हुआ जाट एजिटेशन का, J&K में क्या हुआ, आपके साउथ इंडिया में क्या हो रहा है, आज असम में क्या हो रहा है, राहुल गांधी, आज चाइना आपका डिस्टर्ब हो गया, हमारे रिलेशन खराब हो गए, पाकिस्तान खराब हो गए, नेपाल हमारे हाथ से निकल गया जो सबसे बड़ा लाए था, श्रीलंका निकल गया, बांग्लादेश निकल गया। तो आप अमेरिका घूमो, कनाडा घूमो, आप चाहे कहीं घूमो, वहां जाके अपनी जय जयकार राहुल गांधी पे और यहाँ बेड़ा गर्क हो गया। क्या ये तो उनको अध्यक्ष बन जाना चाहिए पार्टी का इस समय? सोनिया गांधी की बनना जगह चाहिए। एक जनरेशन जो नई आती है, नया ब्लड आता है, उससे फर्क पड़ता है। लेकिन इसमें दो चीज़ें बड़ी मेरी ये सोच है कि बुजुर्गों का होश और नौजवानों का जोश, उसका मिक्सचर होना चाहिए। सोनिया जी इस वक्त ठीक काम कर रही हैं, उनको रिप्लेस करना कैसे करना वो हाईकमांड की थिंकिंग है, उनको करना भी कि नहीं करना। लेकिन आप बोलो भाई एकदम ही सारे नौजवान ही टेक ओवर कर लें और जो बुजुर्ग हैं उनको हम इंडिया इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है कि बुजुर्गों का होश हम गवा दें। होश और जोश दोनों इकट्ठा होना चाहिए। प्रश्न आपसे जुड़ा हुआ, आपने जी 3 चुनाव लड़े, जी तीनों जीते, कैबिनेट मंत्री बने, जी। उसके बाद 2 बार टिकट मिला। तो डॉक्टर साहब औरों को भी तो चांस मिलना चाहिए, मैं लेके थोड़ा बैठ जाऊं। अब मैं अध्यक्ष हूँ, पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, पार्टी के साथ जुड़े हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो सेवा बयान कोई ऐसा हर्ष महाजन 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये बताइए। सही समय पे सही जवाब मिलेगा। अरे पॉलिटिशियन की पॉलिटिक्स नहीं है। सही समय पे सही जवाब मिलेगा। मैं चंबा मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्म भूमि है, और चंबा को मैं जब तक जीवित हूँ मैं अपने खून से भी उसको अगर रचना चाहूँ तो कोई मेरे लिए उसकी भी कमी है। मेरे को इतने साल लोगों ने आशीर्वाद दिया, अनफ्लिंचिंग मेरे को उनकी सपोर्ट रही, पूरा आशीर्वाद रहा। हर 3 दफ़ा 3 नए कैंडिडेट आए, तीनों के देखते हुए भी मेरे को उन्होंने जिताया, तो उनका एहसान मैं भूल नहीं सकता। साहब आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ईटीवी के साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से ईटीवी ने कैप्चर किया हिमाचल, मैं समझता हूँ ये और भी इसको आगे बढ़ाएं ताकि हमारे गांव-गांव तक ये फैला भी है, फैलेगा भी। मेरी भी शुभकामनाएं। थैंक यू। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिएगा ईटीवी न्यूज़। नमस्कार।